नमस्कार दोस्तों, सन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है, ये पहले जयपुर में आती थी, लेकिन जैसे ही नए जिलों का गठन हुआ तो ये कहाँ आती है, तो कोटपुतली बेरोड में। कोटपुतली जगह थी, ये जयपुर में पड़ती थी, और ये बेरोड थी, वो एक अलवर का हिस्सा था। तो ये अब नया जिला मिला करके बनाया गया है, कोटपुतली बेरोड। ये सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? मुख्यतः ये सभ्यता डुंगरियों पर विकसित होती है, यानी डुंगरी यानी पहाड़ियों पर मिलती है हमें। जैसे इनके लिए भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी, विजय डुंगरी, महादेव की डुंगरी, ये डुंगरी आती हैं। अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, यानी एक तरह से अरावली पर्वतमाला पर ही स्थित है। एक नदी है जयपुर के अंदर, बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा, ताला, रुंडित ये नामों से जाना जाता है। इस सभ्यता के हम उपनाम देखेंगे। इसे कहा जाता है पुरातत्व की चित्रशाला, या फिर प्राचीन युग की चित्रशाला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से हमें बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में प्राचीनतम आदिमानव काल के शैल चित्र मिलते हैं, यानी चट्टानी चित्र मिलते हैं। और यहां से हमें कुछ शिलालेख मिलते हैं, जैसे बाबरू शिलालेख। एक पांडु हिल से एक लघु शिलालेख मिला है, जो 1871 में एसीएल कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। वो सारी की सारी बातें हम देखेंगे। यहाँ से हम ये देखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, इसका उत्खनन किसने किया था, प्रथम बार उत्खनन किसने किया था, उसके बाद में द्वितीय बार उत्खनन किसने किया था। यहाँ से हमें आदिमानव काल के जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलती है, महाभारत काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है, विदेशी यात्रियों की जानकारी मिलती है, और मुगल काल की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी देखिए। दूसरी बात है कि यहाँ से कुछ हमें मृदवांड मिलते हैं। एक तो हमें जो ऑकर कलर पात्र है ना, यानी गेरुए रंग के, ये पूछा जाता है गेरुए रंग के बर्तन कहाँ से मिलते हैं, मृदवांड कहाँ से मिलती हैं। और यहाँ से हमें कुछ मुद्राएं मिलती हैं, 36 मुद्राएं मिलती हैं। इसमें से 28 जो मुद्राएं वो यूनानी इंडो ग्रीक मुद्राएं बताई जाती हैं। इनमें से जो 16 मुद्राएं वो राजा मिनांडर की बताई जाती हैं, और जो 6 मुद्राएं उसमें से जो पंचमारक आहत मुद्राएं बताई जाती हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी को लेते चलेंगे। इस सभ्यता के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसकी हम नदी देखेंगे। नदी तो ये बाणगंगा, बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहा जाता है। ठीक है। दूसरे, इस सभ्यता का अगर हम काल देखें तो ये मध्य पाषाणकालीन प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। काल आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल की। धातु देखे हमें से, धातु तो मध्य पाषाण, मध्य पाषाण लोह युगीन सभ्यता है। जयपुर के आसपास में जितनी भी आप सभ्यता देखेंगे ना, लगभग वो लोह युगीन है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता का उपनाम देखें तो प्राचीन युग की चित्रशाला या पुरातत्व की चित्रशाला कहा जाता है। उपनाम पूछा गया एक बार कि प्राचीन युग की चित्रशाला किस सभ्यता को जाना जाता है नाम से। तो
प्राचीन युग की चित्रशाला या पुरातत्व की चित्रशाला, ये इसके उपनाम आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज कब होती है। तो ये सभ्यता की खोज होती है 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा। खोज 1936। खोजकर्ता दयाराम साहनी। उत्खनन पहली बार तो ये खुद ही करते हैं उत्खनन। ये 36-37 में कौन उत्खनन करेंगे? तो दयाराम साहनी। उत्खनन 1936 और 37 में कौन करते हैं? दयाराम साहनी। उसके बाद में उत्खनन कौन करते हैं? तो दूसरी बार इसका उत्खनन होगा। यही फर्स्ट बार तो ये करते हैं, दूसरी बार उत्खनन कब होता है? तो 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित इनके द्वारा उत्खनन किया जाता है 1962 से 63। कौन कौन है इसमें? तो एक है नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। यहाँ पे उत्खनन करते हैं। फर्स्ट बार कौन करते हैं? दयाराम साहनी जी। उसके बाद में कौन करते हैं? 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित दोनों मिलकर के। पहली बार तो ये दयाराम साहनी जी करते हैं, ठीक है। खोज भी कौन करते हैं? दयाराम साहनी जी, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यहां से ये सभ्यता विकसित हुई थी। मैंने आपको बताया था कि ये डूंगरियों पर विकसित होती है, यानी पर्वतमाला है। वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला देखें हम तो पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, यहां से हम जानकारी लेते हैं। पहाड़ियां यानी इन पहाड़ियां या पे डूंगरी। तो कौन कौन सी डूंगरी है? इन डूंगरियों को हम देखेंगे। तो एक बीजक डूंगरी, दूसरी भीम डूंगरी, तीसरी यहां से महादेव डूंगरी, और एक इनके पुत्र के नाम पर डूंगरी है, यानी गणेश डूंगरी। ये डूंगरी आती है 4 मुख्यतः, ठीक है। पूछा जाता है कि बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सी सभ्यता से? इस बेराट सभ्यता से संबंधित है। यहीं पर इन्हीं से उत्खनन होता है और यहाँ से हमें वस्तुएं मिलती हैं। यहां से हम देखते हैं अब जानकारी।
अगर हम जानकारी देखें तो कौन कौन सी जानकारी मिलती है हमें? जानकारी क्या लेनी है यहाँ से, क्या देखें हम? तो जानकारी जानकारी कब कब की मिलती है हमें? तो एक तो हमें मिलती है आदि मानव काल की, आदि मानव काल की जानकारी मिलती है, यानी प्रागैतिहासिक काल की, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है हमें। यानी यहां से हमें क्या मिलेंगे? तो आदि मानव काल के ये शैल चित्र मिलते हैं, काल के चट्टानी शैल चित्र क्या मिले हमें यहाँ से? आदि मानव काल के चट्टानी शैल चित्र मिले। ये शैल चित्र मिलने के कारण ही इस सभ्यता को क्या कहा गया था? प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या कहा गया था? प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया था। ठीक है, प्राचीन युग की चित्रशाला, ये आपको याद रखें। उसके बाद में हम देखें तो और जानकारी, तो एक महाभारत काल की जानकारी मिलती है, महाभारत काल की जानकारी। दूसरी हमें मौर्य काल की जानकारी, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमें विदेशी आक्रमण, जैसे मिहिर कुल था ना, उस मिहिर कुल के द्वारा आक्रमण किया गया था और इस बैराट सभ्यता को नष्ट कर दिया था। विदेशी आक्रमण की जानकारी। उसके बाद में हमें विदेशी यात्रियों की जानकारी, विदेशी यात्रियों की जानकारी, यात्रियों की जानकारी। और लास्ट में हम देखेंगे मुगल काल की जानकारी मिलती है। यानी अकबर यहाँ आता है और अकबर आकर के क्या करता है? यहाँ पे एक टकसाल निर्मित करता है और यहाँ पे क्या डालेगा? सिक्के डालेगा। एक एक करके हम जानकारी लेते रहेंगे इसकी। तो यहां से हमें आदि मानव काल के बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में क्या मिलते हैं? चट्टानी शैल चित्र मिलते हैं। इस कारण से इसे हम प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, आदि मानव काल की जानकारी ये है। उसके बाद में क्या होता है कि महाभारत काल, ये विराट सभ्यता है ना, ये विराट नगर, यहाँ के एक राजा होते हैं विराट, इनकी रानी है सुदेशना रानी, यानी यहाँ के विराट, मैं यहां लिख देता हूं विराट नगर, विराट नगर। ठीक है, ये विराट नगर है, ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ के जो राजा है, राजा कौन है? तो राजा विराट, इनकी रानी थी कौन थी? सुदेशना। ठीक है, इसके बाद में इस सुदेशना का एक भाई था कीचक, यानी राजा विराट का साला। वो इनका सेनापति था, सेनापति बनकर के आता है और यहीं पर पूछा गया था एक बार कि कीचक के महल कहाँ हैं? तो कहाँ है? इस विराट नगर में। इस विराट सभ्यता से हमें मिलते हैं प्रमाण इसके। तो ये सेनापति या फिर साला कौन है? कीचक। और राजा विराट
और रानी सुदेशना के दो पुत्र पुत्री थे। पुत्र कौन है? उत्तर, और पुत्री उत्तरा। उत्तरा, ठीक है। होता क्या है कि जो पांडव थे उन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास और वनवास बिताया था वो कहां बिताया था? इस विराटनगर के आसपास में बिताया था। 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था अपने नाम बदल करके राजा विराट के जहां ये व्यतीत करते हैं। उसी समय घटना घटित होती है, ये अपने नाम बदल बदल करके अलग अलग नाम रख रख करके आए थे यहाँ पे राजा के पास में एक एक करके नौकरी लेने के लिए कि कोई हमें नौकरी पे रख लो। यानी नौकरी लेना उद्देश्य नहीं था, मेन उद्देश्य क्या था? इन्हें अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना। तो उस समय इस विराट नगर के जो राजा थे वो राजा कौन थे? तो राजा विराट थे। विराट नगर के राजा विराट के पास में ये आते हैं और आकर के यहाँ पे नौकरी की तलाश करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, सभी आते हैं। अपना जैसे अर्जुन था, अर्जुन अपना जो गाने बजाने वाला यानी एक डांसिंग क्लब था उसको संभालता है। उसके बाद में जो भीम था, भीम को अत्यधिक भूख लगती थी, तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट देखी जाए जिससे अपनी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए। तो भीम को एक रसोइया बना दिया जाता है कि आराम से जब भूख लगे तब आप खाना खा लेना इसमें। और जो द्रौपदी थी इनकी पत्नी पांचों की, पांडवों की, वो एक डिपार्टमेंट संभालती है, यानी रानियों की तुम्हें क्या करना है? श्रृंगार करना है, चोटियां वगैरह करनी है, ठीक है, ये थे। और एक नकुल सहदेव, ये 5 थे। तो यहाँ पे अज्ञातवास तो वास बिताते हैं यहाँ पे। तो जब बिता रहे थे उसी समय क्या होता है कि द्रौपदी बेहद सुंदर थी। एक दिन इस कीचक की नजर पड़ जाती है द्रौपदी पर। अग्निस्ता थी और ये बार बार उसकी तरफ देखता रहता है और उसे परेशान करता रहता है द्रौपदी को। तो इस बात से परेशान होकर के द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ऐसी ऐसी बात है कि ये कीचक है, मुझे परेशान करता रहता है। तो अर्जुन ने कहा था कि सुन, थोड़े दिन की और बात है, जो कुछ हो रहा है उसे होने दे, थोड़े से दिन काटने वो कट जाएंगे, वरना तेरे चक्कर में 13 वर्ष, ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा है, और तेरे कारण पता चलता है तो पुनः दोबारा से ये रिवर्स गियर डलेगा और फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर लग जाएगा। इस कारण से अर्जुन बातों से खिल जाता है, द्रौपदी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद में क्या करता है, क्या होता है कि द्रौपदी अपना दिमाग लगाती है और वो सोचती है कि अर्जुन तो बातों से खिल जाता है, लेकिन एक आदमी है जो मेरा काम कर सकता है, जो जो रास्ते का रोड़ा बना हुआ है कीचक, उस कीचक को वो ही हटा सकता है। तो जाकर के भीम के पास में जाती है द्रौपदी और जाकर के कहती है उससे कि सुन भीम, कि तेरे इस शरीर में जो 10,000 हाथियों का बल दिया है वो ये चून मारने के लिए, इस रस्सी के लिए नहीं दिया है। कि बात तो बता, बात क्या हो गई? कि बात है ये है कि ये कीचक मुझे बार बार परेशान करता रहता है। कि अच्छा, गुस्से का बहुत बड़ा तेज था भीम और पूरी प्लानिंग की जाती है द्रौपदी के द्वारा और भीम के द्वारा। हुआ क्या था कि कीचक का तो रोज का ही काम था ये
द्रौपदी को बार बार परेशान करना। तो एक दिन क्या होता है कि द्रौपदी उसे खुद इशारा करके कहती है कि आ जाओ महलों में। तो उस महल में ले जाती है, लेकिन उससे पहले ही भीम एक जनाना वेश धारण करके उस बेडरूम में बैठा हुआ रहता है और इधर से द्रौपदी कह जाती है कि चलो, तो इधर से कीचक चलने के लिए तैयार होता है। और जैसे ही महल में एंट्री करता है कीचक, और उधर द्रौपदी कहां थी, वहां तो भीम बैठा हुआ था। और जैसे ही घूंघट उठाया, उठाने के बाद में और भीम ने बुरी तरीके से इसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद में पूरी तरीका से इसका जो कीचक था ना, कीचक का कीचड़ फैला दिया और वहीं पे क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इस कीचक का वध कर दिया जाता है भीम के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे मिलते हैं इसके कीचक के महल। पांडवों ने राजा विराट के पास अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। यहीं पर भीम ने विराट के साले कीचक का वध किया था। एक बार की बात है, राजा विराट अपने इस विराट नगर को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और इस समय पुत्र था इनका, उत्तर, वो इसकी देख रेख कर रहा था और यहाँ पे ये पांडव अपना अज्ञातवास बिता ही रहे थे। तब इस भीम के द्वारा इस कीचक का वध किया जाता है और वध की जो खबरें थी वो फैल जाती हैं और फैलने के बाद में जो खबर थी वो कौरवों के पास पहुंचती है और कौरवों को ये पता ही था कि इस कीचक को सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी मार सकते हैं और उनमें से एक कौन था, भीम। पता चला कौरवों को और कौरव तुरंत ही ये समझ जाते हैं कि ये पांडव हैं। पांडवों ने शरण कहां ले रखी है, राजा विराट के यहाँ। तो कौरव अपनी सेना तैयार करते हैं और सेना तैयार करके और विराट नगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसे ही विराट नगर पर आक्रमण करने के लिए ये तैयार होते हैं कौरव, तो इस समय जो पूरी जिम्मेदारी थी, शासनभार जो संभाल रहे थे वो उत्तर थे। अब बात आती है उत्तर पर कि उत्तर अब दे उत्तर। अब उत्तर इतना सक्षम नहीं था, फिर भी अर्जुन ने इस उत्तर से कहा था कि युद्ध के लिए तैयार हो, कि हाँ बिल्कुल तैयार हो, कि जवाब देना है कौरवों को, कि हाँ बिल्कुल देना है। तो जैसे ये आते हैं, कौरवों की एक विशाल सेना थी, 100 भाई थे वो। तो 100 भाई आते हैं सेना लेकर के। सेना को देख करके उत्तर पहले ऐसे स्तब्ध खड़ा हो जाता है और इस विशालकाय सेना को देख करके उत्तर उस रथ से उतर करके पीछे की ओर भागने लगता है। जब जैसे ये भागने लगा था तो अर्जुन ने ये पकड़ करके उत्तर और उस रथ में डाल दिया। डालने के बाद में कहा कि सुन, भगने की जरूरत नहीं है। अगर
युद्ध तू नहीं लड़ा तो मुझे लड़ना पड़ेगा। उत्तर एक बार को हंसने लगा कि नाच गाने वाला क्या लड़ेगा युद्ध, कि तुझे कुछ नहीं करना है। अर्जुन ने कहा कि तू सिर्फ बैठा रहना, इस युद्ध को मैं लड़ूंगा। कि इस रथ को आप मोड़ उस पेड़ के पास, जो खेजड़ी का वृक्ष था ना, उस खेजड़ी के वृक्ष के पास में इस रथ को ले जाते हैं। ले जाकर के उत्तर कहता है कि यहां क्या है, कि यही सब कुछ है। कि इस पेड़ पर चढ़, और चढ़ करके जैसे ही ऊपर चढ़ता है उत्तर, और एक पोटली थी, उस पोटली में भीम का गदा, अर्जुन का जो गांडीव धनुष था वो रखे थे, सारे के सारे जो पांडवों के जो हथियार थे, जो अस्त्र शस्त्र थे वो रखे थे वहां पे। और वो देखता है कि ये क्या है, ये तो ये भीम का गदा है, कि ये अर्जुन का गांडीव है, कि हाँ नीचे उतार के ला। लेकिन जैसे ही अर्जुन इन अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेता है ना, तो वो हाथ में नहीं आते हैं, क्योंकि जब ये रखे थे तो अर्जुन ने खुद ये शपथ ली थी कि मैं जब भी आपको लूंगा तो आपको एक गंगा जल से पवित्र करके ही लूंगा। ठीक है, तो नहीं आ रहे थे हाथ, तो उन्होंने कहा था कि एक बार हाथ में तो आओ, उसके बाद में मैं बिल्कुल पवित्र करके ही आपको लूंगा। तब क्या होता है कि अर्जुन जैसे ही अपने जो धनुष था, गांडीव था, उस गांडीव पर बाण चढ़ाता है, और बाण चढ़ाने के बाद में धरती में जैसे ही बाण मारा, और वहां से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। और किसने निकाली थी ये? अर्जुन ने। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। रुंडित, यानी इसका कोई उद्गम नहीं है, डायरेक्ट ये जमीन से उद्गम हुआ है, इस कारण से इसे रुंडित कहा जाता है। तो आते हैं, युद्ध हुआ, तो जैसे ही अर्जुन ने अपने गांडीव पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद में पूरा ब्रह्मांड कंपन होने लग जाता है, क्योंकि पूरी तरह से उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, एक तरह से आज कह सकते हैं कि जीपीएस सिस्टम लगा था। कौरवों को तुरंत पता चल जाता है कि देखो मैंने कहा था ना कि यहीं पर छुपे हुए हैं राजा विराट के यहाँ। और अर्जुन उस गांडीव पर धनुष चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में जैसे ही कौरवों के पास में अपने पहले बाण को छोड़ते हैं, और कौरवों की सारी सेना मूर्छित हो जाती है एक ही बार में। उत्तर इस दृश्य को देखते ही रह जाता है कि ये क्या हुआ। वहां से उनके वस्त्रों को उतरवाने के लिए भेजता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, कि अगर एक भी जिंदा हुआ तो। वो यहां जाते हैं, उत्तर गया, और वहां से वस्त्र वगैरह लेकर के उतार करके उनके कौरवों के लेकर के आते हैं बैराट में। तो ये महाभारत काल का एक एपिसोड था, आपको मैंने सुना दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि राजा विराट लौट करके आते हैं। लौट करके आए तो इस बात का पता चला। पता चलने के बाद में राजा विराट अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में कर देते हैं। और अभिमन्यु तुम्हें पता है कि चक्रव्यूह में फंस करके मारा गया था। और क्यों मारे गए थे ये भी आपको पता होगा। राजा विराट ने अपनी पुत्री, राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह, उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु
अभिमन्यु के साथ किया था, साथ किया था। अभिमन्यु की जो मां थी ना, जब ये कहानी सुन रही थी तब ये अभिमन्यु गर्भ में थे, तो इनकी मां थी वो सो जाती हैं, और सोने के कारण क्या होते हैं कि वो कहानी थी वो अधूरी रह जाती है। इस कारण से ही जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, अम्मा है, दादी है, दादा है, जो हमें कहानी वगैरह सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा मैं कहानी सुनाऊंगी और आप क्या देना, हुंकारा देना। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा कुछ रचना भी लिखी है, हुंकारो दोसा, केरे चकवा बात, पाबू जी री बात, ठीक है। तो उसमें हुंकारो दोसा है ना, तो हुंकारो दोसा यानी आपको क्या है देने, हुंकारे देने, हाँ ऐसे कहते हैं ना। ये क्यों कि इससे क्या है कि कहानी ऐसा लगता है कि वो सुन रहा है, और जब सुनने वाला कहानी को सुनने वाला और सो जाए तो कहा जाता है कि वो कहानी फिर कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहानी क्या है फिर वो अधूरी रह जाती है। इस कारण से अर्जुन ने कौरवों की, अर्जुन ने विराट युद्ध में, अर्जुन ने विराट युद्ध में कौरवों की सेना को मूर्छित किया था। मूर्छित किया था। तो इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, अब हम आगे चलते हैं। ये रही हमारे महाभारत काल की जानकारी थी। और पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था ना, वो एक पहाड़ी है, हिल, पांडु हिल। कौन सी पहाड़ी है? पांडु हिल। इस पांडु हिल से एक 1871 ईस्वी में एक लघु शिलालेख खोजा जाता है एशियन कार्लाइल के द्वारा। आगे चल करके बताएंगे, ठीक। इसके बाद में हम मौर्य काल की जानकारी लेंगे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था ना, वो राजा विराट के यहाँ, और जो पहाड़ी थी ना, यहाँ पर ये रहते थे, वनवास काट रहे थे, वो कौन सी थी? पांडु हिल। चल मैं लिख देता हूं इधर। पांडवों ने अपना वनवास पांडु हिल नामक स्थान पर बिताया था। अब हम देखेंगे मौर्य काल की जानकारी। यानी जो मौर्य शासक सम्राट अशोक थे ना, इनका शासनकाल आता है 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। तो उनकी हम जानकारी देखते हैं यहाँ से। उनके द्वारा जो बनवाए गए बौद्ध मंदिर थे, जो मठ थे, चैत्य थे, गोल स्तूप वगैरह आते हैं, उनके बारे में जानकारी।
बैराट से मौर्य सम्राट अशोक, यानी इनका शासनकाल कब से कब तक है? 273 बीसी से 232 बीसी। जानकारी प्राप्त होती है। यानी सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे गोल मंदिर थे। यानी सबसे पहले भारत में जो मंदिरों के जो प्रमाण मिलते हैं हमें, वो कहां से मिलते हैं? इस बैराट सभ्यता से मिलते हैं। कालीबंगा से हमें मातृ देवी की मूर्ति तो मिली थी, लेकिन कहीं पर भी वहां से हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते थे, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्योंकि यहां से हमें मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, बौद्ध मठों के प्रमाण मिलते हैं। इनका एक सम्राट अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो भी मिला है। बैराट से सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध मठ चैत्य गोल स्तूप बौद्ध मंदिर आदि की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक के द्वारा यहां से बौद्ध मठ थे, जो चैत्य थे, और गोल स्तूप थे, बौद्ध मंदिर थे, और मूर्तियां भी मिली हैं यहां से हमें। भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और यहां से हमें एक 7-8 कमरों वाला एक खंडर भवन मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये क्या है? एक बौद्ध मठ है। बैराट से 6-7 कमरों वाला एक विशाल खंडर भवन मिला है, जिसे बौद्ध मठ माना जाता है। यहां से क्या मिला है? एक 6-7 कमरों वाला और 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां से मिला था हमें? ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कहां से मिला था, क्योंकि इससे पहले मैंने
जो सभ्यता है वो पढ़ा दी गई है। इस कारण से आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है हमें यहाँ से राम सिंह के समय में। उस स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा जानते हैं ना, एक पेटी अटैची, अटैची तो देखी होगी ना, तो वो मिलती है यहाँ से। तो उसमें भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। यहां से राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष इसमें भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं। यानी इसमें भगवान बुद्ध की क्या मिली है? अस्थियां मिली है। ठीक है, ये जानकारी पूछा जाए किसके शासनकाल की है ये, तो ये राम सिंह के शासनकाल की ये जानकारी। बैराट से ही हमें मौर्यकालीन, बैराट से मौर्यकालीन बीपी NBPN यानी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड मिले हैं, जिन पर किसके चित्र बने हुए हैं? तो किस किसके चित्र बने हुए हैं इसके अंदर? तो एक तो सूर्य, चलो चित्र में लिख देता हूं मैं, चित्र जिन पर ये चित्र मिले हैं ना, एक सूर्य और चंद्रमा और वृक्ष। ये सूर्य, चंद्रमा और वृक्षों के क्या बने हुए हैं? इन पे चित्र बने हुए हैं। यहां से जो हमें जो मृदभांड मिले हैं ना हमें, और यहां से हमें मृदभांड कैसे मिलते हैं? एक मिलते हैं हमें ओकर कलर पात्र, यानी ओकर कलर पात्र पूछा गया था एक बार, बस बच्चे यहीं फंसे थे। अगर वो ये कह देता कि गेरुए रंग के मृदभांड कहां से मिले हैं, तो वो तुरंत समझ जाते बैराट सभ्यता है। गेरुए रंग के कारण ही जयपुर को क्या कहा गया था? पिंक सिटी। बैराट से ओकर कलर पात्र या फिर गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं।
क्या मिलते हैं हमें यहाँ से, ओकर कलर पात्र। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस भाषा का ही खेल है कि ओकर कलर पात्र कहां से मिले हैं, मृदवांड कहां से मिले हैं हमें गेरुए रंग के, तो ये कहां से मिलते हैं हमें, इस बेराट सभ्यता से, ठीक है। और क्या मिलता है यहाँ से हमें, एक मिलता है बाबरू शिलालेख। इस बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, तो कैप्टन बर्ट के द्वारा। कब खोजा गया था, तो 1837 ईस्वी में। सबसे पहले इस बाबरू शिलालेख को पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। और 1840 ईस्वी में इसे कनिंघम कहाँ ले जाता है, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल म्यूजियम में, वहीं पे रखा हुआ है बाबरू शिलालेख। शिलालेख, ठीक है। इसकी खोज कब, 1837 ईस्वी में। किसने खोजा था, तो ये कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने कहां से खोजा था ये, तो एक बीजक डूंगरी है ना, जो मैंने 4 डूंगरी बताई थी ना, बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी से। इसकी भाषा देखी जाए तो कैसी है ये, प्राकृत। प्राकृत को ही क्या कहते हैं, पाली। यानी प्राकृत भाषा कौन सी होती है, तो जो लोकल की लैंग्वेज होती है ना, वही है पाली, प्राकृत भाषा। इसकी लिपि देखी जाए तो लिपि, तो यह ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, यहां से। और ये पढ़ा किसने था सबसे पहले, पढ़ा किसने था ये, तो जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ये पढ़ा था। इस बाबरू शिलालेख से हमें 7 बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी से 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है। और जो बौद्धों के जो त्रिरत्न है, जो 3 रत्न है ना, उन 3 रत्नों का इसमें उल्लेख है। यानी बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, इसमें इसका उल्लेख है। तीन रत्नों का उल्लेख है। तो कौन से 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ, इसके बारे में उल्लेख है। 1840 ईस्वी में कनिंघम इस शिलालेख को, यानी इस पत्थर को काटता है इस बीजक डूंगरी से, और काट करके कहां ले जाता है, इसे बंगाल ले जाता है। जो बंगाल का जो म्यूजियम है ना, म्यूजियम, उस म्यूजियम में ये रखा हुआ है। अठारह सौ 40 में कनिंघम
कनिंघम, भाब्रू शिलालेख को उठाकर अपने साथ बैलगाड़ियों से लदवा करके अपने साथ कलकत्ता ले गया, कलकत्ता ले गया। ये कहां रखा है वर्तमान में? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, द रॉयल बंगाल, द रॉयल बंगाल, द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम। म्यूजियम में रखा है। ठीक है, ये कहां रखा है? द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में ये रखा हुआ है। ये कहां है? ये कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, वहीं पे ये रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1871 ईस्वी में एक 1871 ईस्वी में एसीएल कार्लाइल के द्वारा पांडु हिल से एक लघु शिलालेख खोजा था। ठीक है, तो यहां से ये दो शिलालेख हैं। मुख्यतः तो क्या है? ये है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस भाब्रू शिलालेख को किसने खोजा था? तो ये कैप्टन बैट के द्वारा। कब खोजा गया था? तो 1837 ईस्वी में। सबसे पहले इस भाब्रू शिलालेख को पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप, ये पढ़ने वाला व्यक्ति था। कौन सी लिपि में? ये तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी भाषा है? प्राकृतिक। कहां से? तो बीजक डोंगरी से। देखो, वा से भाब्रू, बा से बर्ट, बा से बीजक, बा से बैराट। ये अब ऐसे याद रख सकते हैं बीवी। तो ये रही हमारी मौर्य काल की जानकारी। इससे हम आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो विदेशी आक्रमण करता है उसके बारे में, उसके बाद में जो वहां पे जो यात्री आए थे उनकी जानकारी लेंगे, और लास्ट में जाते हुए जो मुगल काल था उस मुगल काल के बारे में जानकारी लेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं।